नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आप स्टडी जोन एजुकेशन का डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ देख रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे आज के दिन भर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो आप सबसे पहले करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग रोज़ शाम को दिन भर की करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो ये जो करंट अफेयर्स सीरीज़ है ये आपके आने वाले सभी एग्जामों में के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि यहाँ पर हम ना सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ते हैं बल्कि सभी घटनाओं को विस्तार से समझने की कोशिश भी करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपके पास कोई ग्रुप हो तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस ये कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस हमने कल मनाया था, यानी कि 26 जुलाई को। सो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आप सभी लोग जानते होंगे जो कारगिल युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में 1999 में, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा और इसके ऊपर तो कई मूवियाँ भी बनी, बॉलीवुड में कई मूवीज़ बनी, इवन साउथ में भी जो है कुछ मूवीज़ इसके ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, तो कारगिल युद्ध के जो हमारे जो वीर सैनिक हैं उनको याद करने के लिए हम लोग हर साल कारगिल विजय दिवस मनाते हैं 26 जुलाई को। 1999 में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के मध्य में कारगिल में युद्ध हुआ था, जो कि लगभग 60 दिनों तक चला था और इस युद्ध का जो समापन हुआ था वो 26 जुलाई को हुआ था। तो इसीलिए जो है 26 जुलाई को ही हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया की पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? भारतीय रेलवे के द्वारा दुनिया की पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण किया जा रहा है हरियाणा में। हरियाणा के सोहना में जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। मैंने यहाँ पर लिखा है तो रेड कलर का है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वो हमारा पॉइंट बनेगा। डबल स्टैक का कंटेनर का मतलब क्या होता है? जो आपने ट्रेन जो देखी होगी, आपका मालगाड़ी देखी होगी, तो उसमें जो डब्बे होते हैं, ठीक है, मालगाड़ी के में जो डब्बे होते हैं, तो उसका मतलब आप सीधे सीधे समझिए कि एक डब्बे के ऊपर एक डब्बा और रख दें तो भी जो है ट्रेन निकल जाएगी। ठीक है, और अगर हम पैसेंजर ट्रेन के हिसाब से देखें तो जो डबल डेकर ट्रेन होती है उनकी अगर हम बात करें, जिनकी ऊंचाई नॉर्मल ट्रेन से ऊंची होती है, तो वो भी जो है आसानी से इस सुरंग के द्वारा निकल सकती हैं। करीब 1 किलोमीटर जो है इस सुरंग की लंबाई है और इस सुरंग से एक डबल कंटेनर मालगाड़ी 100 किलोमीटर से अधिक गति से चलने में सक्षम होगी। याद रखिएगा कि ये विश्व की सबसे ऊंची सुरंग है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 11.7 मीटर और इसकी चौड़ाई है 15 मीटर। इस सुरंग को अरावली की पहाड़ियों के बीच बनाया गया है। तो अभी जो ये सुरंग है इसमें एक विस्फोट करके मतलब आर पार जो है ये हो चुका है। तो सुरंग को बनाने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। हरियाणा के सोहना में विश्व का पहला विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग चलाया जा रहा है। मैंने आपको बता दिया कि जो डबल स्टैक कंटेनर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो मैं किस संदर्भ में बोल रहा हूँ। डबल डेकर जो ट्रेन होती है आप वैसा समझ लीजिए। ठीक है, यानी कि जो मालगाड़ी होती है, एक तो डबल डेकर जो ट्रेन होती है, एक तो पैसेंजर वाली ट्रेन होती है। ठीक है, जिसमें आप नीचे भी बैठ सकते हो और ऊपर भी बैठने वाली डबल डेकर जो ट्रेनें होती है, खास करके राजधानी दिल्ली के लिए जो है काफ़ी जगह से ट्रेनें चलाई जा रही है डबल डेकर। ठीक है, तो उसी तरीके से मालगाड़ी भी होती है जिसमें कि एक के ऊपर जो है एक जो है डब्बे रखे रहते हैं। ठीक है, तो वो भी जो है इससे आसानी से निकल पाएगी। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नहीं आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम लोग बाद में फिर से कभी चर्चा कर लेंगे इसके बारे में विस्तार से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के कौनसेवें राष्ट्रपति थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अभी जो है आज काफ़ी खास दिन था, क्योंकि माफ़ करिएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जो है 27 जुलाई को निधन हो गया था, 27 जुलाई 2015 को। तो इनके सम्मान में जो है काफ़ी जगह पर अलग अलग कार्यक्रम भी वर्चुअली आयोजित किए गए थे। तो भारत के कौनसेवें राष्ट्रपति थे ये हमें यहाँ पर ये बताना है। तो ये 11वें राष्ट्रपति थे। 27 जुलाई 2015 को ही जो है इनका निधन हो गया था और शायद ही कोई ऐसा होगा भारत में जो कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं APJ अब्दुल कलाम जी को उनको पसंद नहीं करता होगा। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा। 2002 से 2007 के बीच में ये राष्ट्रपति रहे। भारत का मिसाइल मैन इनको कहा जाता है। इसी के अलावा जो है एक आम नागरिक का राष्ट्रपति भी इनको कहते हैं। इन्होंने मतलब एक आम नागरिक की पहुंच जो है वो राष्ट्रपति भवन तक बहुत आसान बना दी थी। ठीक है, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से एक आम आदमी भी जो है राष्ट्रपति भवन जा सकता था। तो
तो इस तरीके के ये राष्ट्रपति थे। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में छात्रों को जो है एक लेक्चर दे रहे थे और उस वक्त जो है इनका निधन हो गया। 1997 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आप लोग चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं इस भारत रत्न समारोह के बारे में कुछ आपको बता दूँ। 1997 में इनको ये जो पुरस्कार दिया गया था भारत रत्न का, तो ये इतने सिंपल व्यक्ति थे। आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत का मिसाल, मतलब ऐसा नहीं था कि ये भारत रत्न इनके लिए पहला पुरस्कार था, उससे पहले भी इनको पद्म पुरस्कार दिए जा चुके थे। लेकिन उसके बाद भी कहा जाता है कि भारत रत्न पुरस्कार जब इनको दिया गया तो ये इतने नर्वस थे जब पुरस्कार देने के लिए इनको, मतलब राष्ट्रपति भवन ये गए 1998 में पुरस्कार जब इनको दिया गया, ठीक है। 1997 में नाम मतलब इनको दिया गया था, 1998 में पुरस्कार वितरित किए गए। तो जब 1998 में जो पुरस्कार दिए गए थे, जो समारोह हुआ था मतलब राष्ट्रपति भवन में, तो उस वक्त इतने नर्वस थे कि इनको मतलब बहुत बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था। कहा जाता है कि इनको बहुत मतलब जो होता है ना कि कोट पैंट पहन के और बिल्कुल उस तरीके से बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि ऐसे माहौल में रहें। ये बहुत सिंपल रहना पसंद करते थे। तो इस तरीके के सिंपल व्यक्ति थे और इसी जो है ना कि इनकी इसी सरलता के ऊपर जो है भारत का बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, इनका जो है सम्मान करता था, ठीक है। तो इस तरीके के जो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे और इनका जो है निधन हो गया था। तो 11वें राष्ट्रपति थे ये भारत के, आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि जुलाई 2020 में DRDO द्वारा कोरोना रोगियों के इलाज के लिए 500 बिस्तर का अस्थायी अस्पताल किस राज्य में स्थापित करने का फैसला किया गया है। अभी रिसेंटली DRDO ने कोरोना रोगियों के लिए 500 बिस्तर का अस्थायी अस्पताल बिहार में बनाने का फैसला किया है, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से सही है। 2 अस्पताल बनाए जाएंगे, एक पटना में बनाया जाएगा और दूसरा मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन किया और उसमें इन्होंने पाया कि बिहार ने कोविड-19 डेटा की जो रिपोर्टिंग है उसमें सबसे ख़राब काम किया है। यानी कि जो आप कह सकते हो कि कोविड-19 के कितने मरीज़ हैं उनको जो है सही आंकड़ों का पता लगाने में बिहार सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब रही है, ऐसा कहना है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का। तो इसी के मद्देनज़र DRDO ने ये फैसला किया है कि वो बिहार में 500 बिस्तर का एक अस्थायी अस्पताल बनाएगा। 2 जगहों पर ये अस्पताल बनेंगे, पटना और मुजफ्फरपुर में। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि जुलाई 2020 में भारत ने टीबी की दवा के रूप में किस देश को $10 लाख की मानवीय सहायता प्रदान करने का फैसला किया है। टीबी की दवा के रूप में $10 लाख की मानवीय सहायता प्रदान करने का फैसला किया गया है भारत सरकार की तरफ से उत्तर कोरिया को, ठीक है। WHO ने भारत सरकार से ये आग्रह किया था कि वो उत्तर कोरिया की मदद करे और इसीलिए जो है भारत सरकार ने ये फैसला किया है कि वो उत्तर कोरिया को $10 लाख की मानवीय सहायता प्रदान करेगा। ये $10 लाख की जो सहायता दी गई है ये नॉर्थ कोरिया को टीबी के जो है मेडिकल मतलब टीबी की दवा के रूप में की गई है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। नॉर्थ कोरिया या फिर जो उत्तर कोरिया है वो दुनिया का सबसे रहस्यमय देश है, मतलब वहाँ के बारे में कोई भी जानकारी जो है विश्व के सामने नहीं है। जितने भी पर्यटक वहाँ जाते हैं उनको बहुत स्पेशल परमिशन लेके सिर्फ प्योंगयांग सिटी तक जो है, जो कि यहाँ की राजधानी है उत्तर कोरिया की, वहीं पर मतलब घुमाया जाता है। तो यहाँ के जो आउटर इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर पहुँच पाना बहुत आसान नहीं है इवन वहाँ के नागरिकों को भी, ठीक है। तो उत्तर कोरिया हमेशा जो है एक दोस्त रहा है चीन का, तो यहाँ पर भारत ने जो है चीन के दोस्त की मदद की, आप ये बोल सकते हो। हालांकि उत्तर कोरिया के साथ भारत का कोई दुश्मनी नहीं है, भारत और नॉर्थ कोरिया के संबंध ठीक ठाक हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ये राजनयिक स्तर पे भी ये थोड़ा सा हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमने चीन के दुश्मन की भी यहाँ पर मदद की है, ठीक है। सुप्रीम लीडर हैं किम जोंग उन, ठीक है। जो भी करता धरता हैं उत्तर कोरिया के वो किम जोंग उन हैं, ये सभी लोग जानते होंगे, जिनकी मृत्यु की झूठी खबर जो है आजकल कुछ टाइम से मीडिया में फैल रही थी और अचानक से जो है वो बीच में सामने निकल के आ गए, तो वो भी थोड़ा सा चर्चा का विषय बना हुआ है। इंडिया की अगर हम नॉर्थ कोरिया की अगर हम बात करते हैं तो ये अपना इंडिया है, और अगर आप यहाँ से जाएंगे तो ये चीन से जो लगा हुआ है ये नॉर्थ कोरिया है, ये वाला इलाका, ठीक है। साउथ कोरिया से मैं इस एरिया को जूम करता हूँ, आप ध्यान रखिएगा, मैं इस एरिया को जूम कर रहा हूँ तो आपको कुछ इस तरीके से ये दिखेगा, ठीक है। ये यहाँ पर ये नॉर्थ कोरिया है जो कि चीन सीमा से पूरा लगा हुआ है,
और ये है साउथ कोरिया। तो यहाँ हम इस देश की मदद जो है हमने की है। इसकी जो राजधानी है प्योंगयांग, यहाँ तक जो है मतलब पर्यटकों की पहुँच है। स्पेशल जो है वो टूरिस्ट जो मतलब वहाँ परमिशन दे रखी है, जो टूरिस्ट ऑपरेटर हैं, टूर ऑपरेटर, वही जो है आपको यहाँ का पर्यटन मतलब यहाँ की आपको जो है टूर करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए। नॉर्थ कोरिया के बारे में यूट्यूब पे कई वीडियोज़ आप देखिएगा। ऐसे भी देश हैं दुनिया भर में जहाँ पर इतनी लोगों के ऊपर इतनी पाबंदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा मौसम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। मौसम नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि अभी रिसेंटली केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। सो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ये ऐप देश भर के 800 स्थानों के मौसम का हाल बताएगा। ऐप मौसम की सटीक जानकारी देने के साथ शहर का तापमान, सूर्य के उदय और अस्त होने का समय भी बताएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो मौसम मोबाइल ऐप है ये अभी रिसेंटली केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि जुलाई 2020 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकापा का निधन हो गया। बेंजामिन उमकापा ये कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका अभी निधन हो गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि तंजानिया के राष्ट्रपति थे 1995 से सन 2005 के मध्य ये तंजानिया के तीसरे राष्ट्रपति रहे और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, यहाँ की जो मुद्रा है वो है सिलिंग, तंजानियाई सिलिंग, और राष्ट्रपति हैं यहाँ के वर्तमान में जॉन पाम्बे मैगुफुली। ठीक है, मैगुफुली जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो ध्यान रखिएगा। तंजानिया अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये अपना इंडिया है, और अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे केनिया के बगल में तो ये आपको यहाँ पर तंजानिया दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट लगता है, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें जोड़ सकते हैं हम लोग, मेरा काफ़ी टाइम जो है इस वीडियो को बनाने में जाता है। यहाँ पर सिर्फ 15-20 मिनट की वीडियो रहती है, लेकिन इसको बनाने में 4-5 घंटे पहले की तैयारी रहती है। तो बहुत मेहनत रहती है इस वीडियो के पीछे। आपको सिर्फ 15 मिनट दिखते होंगे, 20 मिनट दिखते होंगे, लेकिन घंटों मेहनत के बाद ये वीडियो आप तक पहुंच पाती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करें ताकि हम लोग ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, या फिर हमारा जो क्वालिटी कंटेंट है वो और बेहतर हो सके, तो मेरे को आप बता सकते हैं। चाहे जैसे भी बताएं, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। कई बार होता है मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। इसका रीज़न ये है कि कई लोग मैसेज करते रहते हैं लगातार, तो उतने लोग को रिप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर आपके सजेशन होंगे तो मैं आपका सजेशन ज़रूर पढ़ूँगा और उसको इम्प्लीमेंट भी करूँगा अपनी वीडियोज़ में। तो जहाँ पर मैं 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा एक वीडियो बनाने में लगता हूँ, वहाँ पर हो सकता है आधा 1 घंटा ज़्यादा लगे, लेकिन आप लोग सेटिस्फाई हो पाएँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात हो जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ सजेशन ज़रूर दीजिएगा, जो कि मेरे लिए बहुमूल्य सजेशन आपके होंगे। जो मर्जी हो आप कमेंट में दे सकते हैं। अच्छे सजेशन मुझे की ज़रूरत है, तो आप लोग बता सकते हैं, और हम लोग आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा और क्या कर सकते हैं ये भी आप कमेंट करके मुझसे बता सकते हैं। चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके जो भी मैसेज हैं वो ज़रूर पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि जुलाई 2020 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये रोजगार बाजार पोर्टल अभी रिसेंटली दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। जिस तरीके से हाँ, बहुत से राज्यों ने अलग अलग रोज़गार पोर्टल लॉन्च किए हैं, उसी तरीके से दिल्ली सरकार ने भी एक रोज़गार बाज़ार पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के द्वारा लोगों को नौकरी खोजने में मदद मिलेगी, साथ ही साथ जो कंपनी है जो नौकरी देना चाहती हैं वो भी जो है इस पोर्टल का लाभ उठा सकती हैं। तो नौकरी देने वाले इस वेब प्लेटफॉर्म पर वैकेंसी की घोषणा कर सकते हैं, जबकि जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं वो लोग इस वेबसाइट पर अपनी योग्यता और अनुभव के हिसाब से अपना जो डेटा है वो अपडेट कर सकते हैं, ताकि उनको रोज़गार का मौका मिल सके। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। कुछ उसी तरीके के प्लेटफॉर्म हैं ये, जिस तरीके से वो साइन.com और भी कई प्लेटफॉर्म है। तो ये गवर्नमेंट की प्लेटफॉर्म है, थोड़ा सा मतलब ये है कि आप कह सकते हो भरोसेमंद जो है ये प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो अगर आपको रोज़गार की ज़रूरत है। तो रोज़गार बाज़ार पोर्टल आप सर्च कर सकते हो, रोज़गार बाज़ार, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9वां है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कि जुलाई 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ $400 मिलियन की मुद्रा अदला बदली के लिए समझौता किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि श्रीलंका के साथ।
अभी रिसेंटली भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका के साथ $400 मिलियन की मुद्रा अदला बदली के लिए समझौता किया है। इस समझौते में ये जो समझौता है ये नवंबर 2022 तक मान्य होगा। इस करार से कोरोना संकट के बीच श्रीलंका को अपनी विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने में मदद मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस करार के तहत आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक श्रीलंका को उसकी करेंसी के बदले मौजूदा विनिमय दरों पर 40 करोड़ डॉलर जो है देगा। ठीक है, 40 करोड़ डॉलर या फिर $400 मिलियन, और बाद में इसी दर पर जो है फिर ये सौदा हुआ है। तो मतलब अभी भारत जो है श्रीलंका को $400 मिलियन के बदले जो है उसका जो मतलब आजकल जो रियल टाइम में जो डॉलर का मूल्य चल रहा है उसके हिसाब से उसको पैसा देगा, और बाद में अभी जो दर चल रही है डॉलर की भारतीय मुद्रा में, उसी भारतीय मुद्रा के हिसाब से बाद में श्रीलंका जो है भारत को पैसा वापस भी लौटा देगा। तो कुछ इस तरीके का जो है ये मुद्रा विनिमय जो है मतलब अदला बदली की जाती है। आरबीआई की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। आरबीआई, अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आरबीआई की अगर हम बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि वर्ष 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की जो मेज़बानी है वो हरियाणा करेगा, यानी कि ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। इन खेलों का आयोजन पंचकुला में किया जाएगा। हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। वैसे नॉर्मली जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं वो जनवरी महीने में होते हैं, लेकिन इस बार कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं। ठीक है, तो ये जो है 2021 में आयोजित होगा हरियाणा के पंचकुला में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां है कि जुलाई 2020 में भारतीय मूल की नर्स कला नारायण सामी किस देश के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कला नारायण सामी को अभी रिसेंटली कौन से देश के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि सिंगापुर। सिंगापुर में भारतीय मूल की नर्स हैं कला नारायण सामी, और इनको अभी रिसेंटली कोविड-19 के दौरान फ्रंट लाइन में सेवा देने के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कला नारायण सामी वुडलैंड्स हेल्थ कैंपस में नर्सिंग उप निदेशक हैं। ये जो राष्ट्रपति पुरस्कार है ये उन नर्सों को मान्यता देता है जिन्होंने निरंतर बेहतर प्रदर्शन और रोगी की देखभाल, शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशासन में योगदान दिया हो। सन 2000 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी और अभी तक ये 77 लोगों को मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल में हमारे लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट ये ज़रूर याद रखिएगा आप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12वां है कि जुलाई 2020 में सीआरपीएफ का कौन सावां स्थापना दिवस मनाया गया? सो सीआरपीएफ का स्थापना दिवस अभी रिसेंटली मनाया गया 82वां, यानी कि ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को, और उस वक्त जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस वक्त इसका जो नाम था वो था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ठीक है, सीआरपी उस वक्त इसका नाम था। बाद में जो हमारे गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश के पहले गृह मंत्री थे, इन्होंने जो है इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल करने का फैसला किया था। सीआरपीएफ के महानिदेशक आनंद प्रकाश माहेश्वरी हैं। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है सीआरपीएफ के महानिदेशक का नाम, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और मुख्यालय है सीआरपीएफ का नई दिल्ली में। दोस्तों, आप बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। मैंने आपसे पूछा था कि गेंद पर लार का इस्तेमाल ना करने वाले आईसीसी नियम को तोड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन ए वाला, यानी कि डॉम सिबले पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने आईसीसी का जो नियम है गेंद पर लार का इस्तेमाल ना करने वाला वो जो है तोड़ा है। ठीक है, तो डॉम सिबले यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आपके लिए आज के प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए प्रश्न है कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।